नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भाई बहनों, देवियों, सज्जनों। मेरा नाम है सियादश जोशी और आप लोग देख रहे हैं शिक्षा द्वार सीए का ऐप, या कहीं पर भी आप शिक्षा द्वार सीए प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 की। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तक सब कुछ लाइन से चल रहा था, यूनिट 2 के बाद 3, चैप्टर 2 के बाद 3, फिर 4, अब सडनली 5 को स्किप करके 6 क्यों किया? बेटा, जब आप पार्टनरशिप और कंपनीज ये दोनों कंसेप्ट पढ़ोगे तभी तो उन दोनों का जो बेटा हुआ है एलएलपी उसको समझोगे, राइट? तो सिर्फ बाप को जान के बेटे को जान के मतलब नहीं है, माँ बाप दोनों को जानो, फिर बेटे को जानो और फिर बात आगे बढ़ाओ, है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या पहले कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद एलएलपी यू निपटा देंगे, क्योंकि उसमें फिर कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए हमने ये किया है। उसके बाद हम लोग आईआरएफ एक छोटा सा चैप्टर निपटा के फिर हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो चलिए फटाफट फटाफट देखो, एलएलपी और आईआरएफ ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर्स है, जो कुछ मतलब समझ लो 2-3 दिन की भी बात नहीं होती दोनों चैप्टर्स। आईआरएफ तो लिटरली मैं 1 या 2 लेक्चर में ही खत्म कर देता हूं, उसमें कुछ है नहीं मेरे पास। आपको लर्न ही करनी है कुछ कुछ चीजें, बाकी बस एक बार बता देनी है बस। तो उतना कोई मैटर उसमें होता नहीं है। बट हाँ, कंपनीज थोड़ा सा है और नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल मेरे को बैठ के एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, क्या है कंपनीज एक्ट? और मैं आज आप लोगों को उसका एक बेयर एक्ट भी मैं लेकर आया हूं दिखाने कि कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट कैसा दिखता है। ये आप mca.gov.in से डाउनलोड कर सकते हो, या आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम indiacode.nic.in, legislatives.gov.in, और इनफैक्ट आईसीएसआई का भी एक, आईसीएसआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उनका भी एक रिपोजिटरी है जहां सर आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली एक सिंपल लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप गूगल में डालोगे कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट या पीडीएफ, तो आपको 50 साइट्स मिल जाएंगी जहां से डाउनलोड हो सकता है। एमसीए मैं बोलता हूं बिकॉज वो मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट साइट से थोड़ा सेफ रहता है। एमसीए के वेबसाइट पे आपको अगर ये अमेंडेड कंपनीज एक्ट देखना चाहते हो तो आप उसको वेब व्यू में, लाइव में भी उसको देख सकते हो, ताकि उसको सारे अमेंडमेंट्स, क्लिकेबल अमेंडमेंट्स, ताकि आपको अगर कुछ कंफर्म करना है तो क्लिक करके आप जा सको, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, सारे रूल्स के साथ, सबके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट मैं आपके लिए लाया हूं। तो आज बहुत सारी कंसेप्ट है, बहुत सारी बातें आज होने वाली है कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, बिफोर आई एक्चुअली डाइव इनटू द टेक्स्ट, let us first understand why this is given to us in our syllabus. ठीक है, let's try and understand. ओके, हमारे पास भारत में अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि कितने हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शंस हैं। मतलब अगर कोई लोग है, कोई आदमी है, अगर वो आज भारत में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी धंधा हो, छोटा धंधा हो, बड़ा धंधा हो, कोई भी हो, आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, या कितने आपके पास आई वुड से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, आप लोग पार्टनरशिप ओपन कर सकते हो, हमने ये भी देखा है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल एलएलपी पे नहीं आऊंगा, जब मैं यूनिट चैप्टर 6 पढ़ाऊंगा तब मैं उस पे आऊंगा, वापस से डायग्राम बनेगा। लेकिन उसके अलावा आपके पास एक कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ठीक है, और कंपनीज में भी आप देखेंगे बहुत टाइप के कंपनीज आते हैं, जैसे ओपीसी आता है, प्राइवेट आता है, पब्लिक आता है, और भी है। मैंने तो सिर्फ ऐसी बस 2-3 ऑप्शनल के लिए पकड़ लिए, ऐसे अदरवाइज आप देखोगे तो आपको बहुत सारे और टाइप्स ऑफ कंपनीज मिल जाएंगे। करेक्ट, इस तरह से हमारा सब कुछ चलता है। मैं थोड़ा थोड़ा और जगह क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, तो टेक्निकली इतने ऑप्शंस आपके पास आज के डेट में है।
आप लोग को भी बनाना है भाई, मुंह मत देखना, नहीं तो बोलोगे सर हम तो आपका मुंह देख रहे थे, हमें आपने बोला ही नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस है। अब अगर मैं, चलो इन ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, लेट्स एनालाइज दिस ऑप्शंस, लेट्स एनालाइज दीज ऑप्शंस। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं मेंबर्स की, ठीक है, मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप अकेले इंडिविजुअल हो, अगर आप अकेले इंडिविजुअल हो और मैं, जैसे मैं, मेरा अकेले का एक बिजनेस चला रहा हूं, जैसे मैं सीए हूं, मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं, मेरे साथ कोई और नहीं है, मैं अकेला अपना करता धरता सब मैं हूं, तो मेरे लिए ऑप्शन है कि मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकता हूं, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हमें कितने लोग चाहिए होते हैं, कितने लोग चाहिए होते हैं, 1 और 1, मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1। लेकिन अगर मान लो कोई और सीए, मान लो योगिता सीए बन गई और कल बोलते हैं कि सर मैं भी आपके साथ बिजनेस करूंगी, मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहूंगी, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मुझे योगिता को अपना एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, जो हो सकता है योगिता ना माने, योगिता बोले कि सर मेरा एम्प्लॉय बन के काम करने का मन नहीं है, हम लोग साथ में एक साथ मिलके काम करते हैं, आप भी उतना पैसा डालो, मैं भी पैसा डालती हूँ, आप भी टाइम डालो, मैं भी टाइम डालती हूँ, आप भी क्लाइंट लाओ, मैं भी लाती हूँ, मिलके काम करते हैं। तो यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप फेल हो जाता है और फिर हमें जाना पड़ता है कहां पे, पार्टनरशिप में, जहां पे मिनिमम 2 लोग हमें चाहिए, 2 people वी नीड मिनिमम टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप, करेक्ट। बट अगेन फिर क्या होगा, हमारा बिजनेस बढ़ने लगा, फिर पिया, गुड मॉर्निंग बेटा, पिया हमारे साथ ज्वाइन हो गई, रूहानी ज्वाइन कर ली, हिया ने ज्वाइन कर लिया, ये लोग बढ़ते बढ़ते 4, 6, 8, 10, 20, 25, 40, 45, 49, 50, वी आर ऑलरेडी 50 पार्टनर्स और हमारा एक बहुत अच्छा बड़ा काम हो चुका है। बट नाउ इफ आई वांट टू ऐड वन मोर पर्सन, इट इज नॉट अलाउड इन द पार्टनरशिप, बिकॉज यहां पे सेक्शन 464 क्या बोलता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 50, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 50। हालांकि सेक्शन 464 ने 100 बोला है, बट रूल्स ने उसको कर्टेल डाउन करके 50 कर दिया। प्लस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और आया हमारे सामने, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आया। सर ये तो पहला प्रॉब्लम समझे आप। दूसरा, सर मुझे बात करना था लाइबिलिटी के बारे में। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करते हो तो आपकी लाइबिलिटी कैसी होती है, कैसी होती है लाइबिलिटी, बताइएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, यानी वॉट एवर विल बी द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस विल बी माई लाइबिलिटी। मतलब मैं अपने फर्म में अगर कोई नुकसान कर लूं, किसी का नुकसान कर दूं, तो मैं पर्सनली लायबल हो जाता हूं टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट। मतलब मेरे पर्सनल कार, गोल्ड, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, घर, असेट जितना भी है, आप सब बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज सेम इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बिकॉज यहां पर भी जॉइंट एंड सेवरल एंड अनलिमिटेड होता है, जॉइंट एंड सेवरल एंड अनलिमिटेड होता है। तो यहां पर भी बात वही आ गई कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। चलो, फिर मैंने और एक पॉइंट सोचा, बोले सर क्या, बात करते हैं कंप्लायंसेस की। कंप्लायंसेस, तो हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको किसी व्यक्ति को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लिटरली कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं तो देर आर नन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिटरली नन, कुछ नहीं। हाँ, पार्टनरशिप में एकदम वेरी बेयर मिनिमम, एकदम मिनिमम है।
वो भी कब, मैंने आपको बताया कि अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो, अगर उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, तो फिर आपको पार्टनरशिप डीड वगैरह बनानी पड़ती है, रजिस्टर करनी पड़ती है। अगर केस करने की बारी आएगी, किसी पे केस करने की बारी है, तो फिर आपको बोला जाता है कि नहीं, पहले रजिस्टर करो, उसके बाद ही केस करना। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत रेयर। अगर मैं नॉर्मली दो लोग अगर मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करके बिजनेस खत्म भी कर देंगे ना ओरली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मिनिमम मैंने डाला है मिनिमम, बट आप इसको मिनिमम टू नन दोनों में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मान लो मैं और योगिता है, या मैं और पिया, मैंने और पिया ने क्या किया, हम दोनों ने मिलके एक कुछ माल परचेस किया, दोनों ने मिलके बेच दिया, आधा आधा पैसा ले लिया और अपने अपने घर चले गए। ना हमने किसी को बताया, ना हमने किसी से पूछा, ना हमको किसी को कुछ फॉर्म भरने की जरूरत है। सो पार्टनरशिप में भी जीरो आप पकड़ सकते हो, कंप्लायंस जीरो पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इस कंप्लायंस, अब आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात होगी ना, कंप्लायंस नहीं करना है। तो बेटा कंप्लायंस के साथ हाथ में हाथ डालकर एक और चीज चलती है, और वो है ट्रांसपेरेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर। अब ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है और इससे क्या फर्क आपको टेक्निकली पड़ता है? सर एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, क्या हो रहा है, आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। आप लिटरली कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि बंदा कैसा बिजनेस कर रहा है, ईमानदारी से कर भी रहा है कि नहीं, सही कर रहा है कि कुछ गलत कर रहा है, कुछ नहीं। बिकॉज देर इज जीरो कंप्लायंस, उसको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो इसकी वजह से मैं कहूंगा कि अगर कंप्लायंस नन है, तो आई विल से दैट इसकी ट्रांसपेरेंसी भी नन हो गई। और पार्टनरशिप के केस में भी अगर आप पार्टनरशिप रजिस्टर करते हो, तब जाकर पता चलता है कि कौन पार्टनर्स है, किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो इसीलिए मिनिमम टू नन, मिनिमम टू नन, बराबर है। पॉडकास्ट आएगा बेटा, रिकॉर्ड एडिट हो गया है, अब वो देखता हूं मैं, अभी अपलोड। आई वॉज वेटिंग, अभी क्या है ना, देखो एग्जाम के बीच में अगर मैं पॉडकास्ट डालता तो बच्चे मेरे को गाली मारते, बच्चे बोलते कि सर ये क्या है, आप हम पढ़ाई करें कि आपकी बकवास सुने। तो भाई सीधी बात है, बच्चों को एग्जाम टाइम पे मैं डिस्टर्ब नहीं करता। अब इनकी एग्जाम हो गई है, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो अब हम इस वीक में, अगले वीक में प्लान करके अपलोड कर देंगे पॉडकास्ट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी नन और मिनिमम, ठीक है। अब आप कहेंगे चलो सर मान लो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो क्या दिक्कत क्या आ रही है, मतलब आपको कुछ तकलीफ हो रही है इसकी वजह से, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, बाहर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, आप तो अपनी जिंदगी में बराबर जी रहे हो ना लाइफ में। मैंने कहा हाँ मैं जी तो रहा हूं बराबर, लेकिन क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पा रहा हूं, मुझे इनडायरेक्ट एक इश्यू तो हो रहा है। सर क्या? आई एम नॉट एबल टू स्केल माई बिजनेस। अब आप कहेंगे सर स्केल बिजनेस मीन्स, जैसे देखो क्या होता है ना, मैं स्केल के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स आपको बोल सकता हूं। जैसे पहला फाइनेंस, सर सोल प्रोप्राइटरशिप में मुझे ना ऑलमोस्ट सेल्फ फाइनेंसिंग पे चलना पड़ता है मेजरली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं लोन नहीं ले सकता, बट एक इंसान को लिमिटेड क्रेडिट अवेलेबल होता है, वेरी लिमिटेड क्रेडिट। मतलब एक अकेला बंदा, उसका सिविल स्कोर देखोगे, उसकी असेट देखेगी बैंक, 50 चीजें चेक कराएगी। और बिजनेसमैन को तो मैं और बता दूं आपको, जॉब वालों को तो भी इजीली लोन मिलता है, बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलते, क्योंकि बिजनेस अप डाउन दोनों होता है, कभी बिजनेस अच्छा चलता है तो कभी बुरा भी चलता है, और बिजनेसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। तो बहुत, एक तो मैं बोलूंगा कि आपको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा, या तो आपके पास बहुत लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बहुत लिमिटेड आउटसाइड फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल। बिकॉज लोग डरते हैं कि भाई बेस बंदे को लोन दे रहा हूं मैं। आप बंदे बंदे को देख के लोन देते हो, बिजनेस देख के नहीं, क्योंकि वो प्रोप्राइटर। अब फाइनेंस में अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, तो यहां पर तो ऑफ कोर्स सेल्फ तो हर पार्टनर को करेंगे। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं सेल्फ ना लिखते हुए मैं ऐसा लिख दूंगा पार्टनर्स, पार्टनर्स करते हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है, स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर मैं टेक्निकली देखूं,
तो यहां पे स्केल इसका बहुत स्मॉल होगा, ठीक है ना। इसका स्मॉल टू मीडियम मैं बोल सकता हूं या मीडियम बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब यहां पर एक अकेले बंदे का पैसा नहीं आ रहा, यहां पर अलग अलग पार्टनर्स मिलके पैसा डाल रहे हैं। तो एक अकेला बंदा नहीं, अब बहुत सारे लोग मिलकर पैसा डाल रहे हैं। अगर मेरे पास 40 पार्टनर है तो 40 लोग मिलकर पैसा डालेंगे। एक आदमी का पैसा और 40 लोगों के पैसे में 40 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है, 40%, 400% मोर या 4000% मोर फॉर दैट मैटर, करेक्ट। तो मैं कहूंगा कि हाँ, मतलब सही बात है कि पार्टनर्स में लिमिटेड टू पार्टनर्स, इट इज लिमिटेड टू partners and some outside agencies also. तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि पार्टनरशिप में स्केल करना मतलब ग्रो करना इज बेटर, इजियर कंपेयर टू प्रोप्राइटर। यस, डेफिनेटली बेटर है। देखो भाई, 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप अकेले नहीं कर रहे हो। 4 लोग अपना दिमाग चला रहे हैं, 4 लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, 4 लोग अपना टाइम लगा रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक सोल प्रोप्राइटर से 4 गुना ज्यादा ये आराम से, 4 क्या, मैं तो बोलता सिनर्जी इफेक्ट आएगा, 40 गुना ज्यादा काम करेंगे। कभी भी याद रखना, 1 + 1 2 नहीं होता, 11 होता है। सिनर्जी इफेक्ट बहुत खतरनाक तरह से काम करता है, आप धीरे धीरे समझेंगे जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बहुत खतरनाक काम करता है सिनर्जी इफेक्ट। तो ठीक है सर, ये एक समझ गया कि स्केल फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो रहता है, ठीक है। अब लेकिन बोलते ना कि देयर इज अ केविएट फॉर दिस ऑल्सो, क्या कि सर कंट्रोल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को फाइनेंसिंग करना है, ग्रोथ करना है, तो मेरे को थोड़ा सा, सर गॉट पॉडकास्ट बिफोर GTA 6, अरे GTA 6 को बहुत टाइम है। आपको बताऊं अभी 2026 में तो शायद वो आएगा, वो भी इस पे प्लेटफॉर्म्स पे, PS5 एंड ऑल। अब मैं तो भाई पीसी गेमर हूं, और मैं 2029 या 2030 तक GTA 6 मेरे को लगता नहीं पीसी वालों के लिए आने वाला है। 2029 तो पकड़ लो आप आराम से, तो उससे पहले आ जाएगा मेरा पॉडकास्ट, डोंट वरी। मुझे नहीं पता था तुम भी गेमर हो। नाइस, कोऑप खेलेंगे अपन कभी तो भी। कंट्रोल की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो यहां पर फुल कंप्लीट कंट्रोल आपके पास है, आपने जो बोला वो होगा। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके आगे जाने वाला कोई नहीं है। जो आप बोलो, जैसा आप बोलो, आप डिसाइड करो, काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पर आपका मॉडरेट कंट्रोल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल, या तो मैं मॉडरेट भी नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कंट्रोल इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स, कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। हमने देखा था कि भाई अगर कहीं डिस्प्यूट हो रहा है तो हमने क्या बोला था पार्टनरशिप में, ऑर्डिनरी सिंपल मेजॉरिटी से सॉल्व करो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें करने की बारी आई थी, जैसे बिजनेस बंद करना है, एक्सपांड करना है, तो मैंने कहा था कि फिर आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लगेगा। कोई नया पार्टनर ऐड करना है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लगेगा। छोटी मोटी बातें मेजॉरिटी से करो, लेकिन करना तो पड़ा ना। एक सेक्शन है भाई प्रॉपर पार्टनरशिप में, बोलता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू स्पीक, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू गेट अ से इन इट, इन ऑल द फाइनेंशियल और ऑल द डिसीजंस बिजनेस ऑफ द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर क्या आना, फुल कंट्रोल प्रोप्राइटर के पास है। तो इसको मैं बोल सकता हूं एक 1 मैन आर्मी की तरह ये बंदा चलता है, ये एक 1 मैन आर्मी की तरह चलता है कि इसको जो करने का है करेगा, इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को इसको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने मन से काम करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में आपको सबको लेके चलना है, सबके साथ मिलजुल के चलना है, बड़ा ऐसा कुछ भी है आप। तो ये इससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप स्केल करने की कोशिश करो ना, 4 लोगों को अगर आपको हर बात कन्विंस करनी है, तो आपका स्केलिंग थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जब मैं अकेला काम कर रहा हूं, मैंने ठान लिया, मतलब ठान लिया, अब मैं कुछ भी हो आर या पार देखूंगा, तो इसमें स्केलिंग का ऑप्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो, लाइबिलिटी में एक और पॉइंट मुझे लिखना था, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ये इसके स्केलिंग के पॉइंट हो गए। एक और लाइबिलिटी के अंदर मैं पॉइंट लिखता हूं, ये 2 ही पॉइंट थे, ठीक है ना। स्केल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्केल इसका स्मॉल मीडियम है,
फाइनेंसिंग और कंट्रोल से आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है पर्सनल एसेट्स ऑफ मेंबर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी पर्सनल एसेट्स बिजनेस के साथ अटैच हो जाती है। तो अगर आप कहीं लॉस कर बैठते हो तो आपको बुरा ना मत मानना, बट आपको आपकी पर्सनल एसेट्स बेचकर पैसा ले चुकाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है सर, यहां पर भी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट अटैच हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो चार्ट है ना, ये आज तक का मेरा सबसे अच्छा बनाया हुआ चार्ट लग रहा है मेरे को अभी तक। मैंने इतने सारे क्लासेस में ना इतने डिटेल में कभी चर्चा नहीं करी थी, क्योंकि बोलते ना कि सब उनको काम वाम का बता के आगे निकलो, वैसी वाली बात हुई थी। इस बार ना एकदम गहरा चर्चा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे मेरे को पॉइंट याद आ रहा है, आगे मैं इस पे आई कैन कीप ऑन राइटिंग सो मेनी थिंग्स, बट एक कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ेगी। पर्सनल एसेट्स की बात हो गई, ठीक है ना। अब जैसे मैं रजिस्ट्रेशन की बात अगर करूं, यहां पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। यहां पर भी नॉट मैंडेटरी। अब इससे क्या होता है ना, रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल, फाइनेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है भाई, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंसी कम है इसलिए आपके फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी कम है। क्योंकि लोग आपको फाइनेंस देते वक्त डर रहे, बोल रहे कि यार ये अकेले बंदे के हाथ में पैसा दूं, कल ये मेरा पैसा लेके भाग गया तो, ये मैं 2-4 लोगों के भरोसे पैसा दे दूं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम है, आपका बिजनेस ऑपरेशन और उसकी डिटेल्स मेरे पास अच्छे से नहीं आ रहे, लोग आपको फाइनेंसिंग ऑप्शंस नहीं दे रहे। सो ओवरऑल इंडिया में अगर यही 2 ऑप्शंस बचे रहे, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, तो एक चीज तो हमको दिमाग में सर्टन हो गई, वी विल नॉट बी एबल टू स्केल, वी विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज अवर जीडीपी, विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस। हम ऐसे कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना ही नहीं पाएंगे कि हम इंडिया के बाहर जाकर भी काम करें। एंड देयरफॉर अ नीड वाज फेल्ट लॉन्ग बैक, जब ब्रिटिशर्स थे ना, एक्चुअली भारत में ब्रिटिशर्स कंपनीज का ये कंसेप्ट लेकर आए। भारत में ब्रिटिशर्स ये कंपनीज का कंसेप्ट लेकर आए, उसके पहले नहीं था दोस्त, जेन्युइनली बोल रहा हूं। अगर आप विकिपीडिया में, अगर आप विकिपीडिया ओपन करते, चलो आज विकिपीडिया करते हैं, आप विकिपीडिया में डालो कंपनीज एक्ट 2013। अब आप देखो मजा, देखो अब आप इसकी हिस्ट्री में जाओ। ठीक है, नहीं आ रहा है ना इसमें। 1850 से हमारे देश में कंपनीज एक्ट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये वाला जो एक्ट दिख रहा है ना आपको, कहां है, हाँ, ये जो कंपनीज क्लॉजेस कंसोलिडेशन, ये जो दिख रहा है ना, कंपनीज का कंसोलिडेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी 1844,
ये यूनाइटेड किंगडम का था। यूके, जो ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे ना, उनके पास तब ये लॉ हुआ करता था। उन्होंने इस लॉ के बेस पर इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट ओपन किया था 1850 में, और उसके बाद धीरे 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 करके उन्होंने कंपनीज एक्ट बढ़ाते गए। अब वो 1882 के पहले की डिटेल्स इसमें नहीं मिल रहे। हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट, मैं विकिपीडिया हटा देता हूं उसमें से, तो शायद मिले। मेरे पास है वो, मैं आपको ढूंढ के लाकर बताता हूं 1850 वाला। हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये देखो क्या बोला था मैंने, 1844 का एक्ट के ऊपर से हमारे इंडिया में बना है। ये ध्यान से पढ़ो क्या बोलता है। बोलता है भारत में सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट आया था वो 1850 में आया था, और ये कंपनीज एक्ट कोई ऐसा जन्म नहीं लिया, हवा से पैदा नहीं हुआ। उस समय पे हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज था, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के पास 1844 के भी पहले, काफी पहले 1800s में, काफी पहले उनके पास ऑलरेडी एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कंसेप्ट ऑलरेडी था। अब भी मैंने जस्ट विकिपीडिया पे आपको दिखाया, देखो कि 18 कंसोलिडेशन 1844 के पहले भी कंपनीज एक्ट दिख रहे थे। तो उनके सर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी यार। अब मैं और क्या बताऊं आपको, व्हाट, इंडिया में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी कंपनी है, और आपको ये जान के गर्व होगा कि आज उस कंपनी का मालिक एक इंडियन है। अब मेरे को रिसेंट चेक करने दो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका ओनर अगर आप देखोगे, ओनर, तो आज वो एक इंडियन है, संजीव मेहता। तो करंट ओनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज डिसॉल्व्ड इन 1874 इज संजीव मेहता, इंडियन एंटरप्रेन्योर। ही परचेज्ड द कंपनीज ट्रेडिंग नेम एंड टी एंड कॉफी कंसर्न इन 2005। दिमाग चलाया भाई संजीव भाई ने, ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद ली। तो ये कंपनी ही आई थी ना इंडिया में, तो इनके पास ऑलरेडी कंपनीज का, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का इनके पास सारा डेटा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार ये लोग प्रोप्राइटरशिप पे चला रहे हैं। भारत के सभी काम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे चलते थे, विश्वास पे चलते थे, ट्रस्ट पे चलते थे। लिखा पढ़ी होती थी, लिखा पढ़ी होती थी, लेकिन मैक्सिमम चीजें उस टाइम ट्रस्ट पे चलती थी। डॉक्यूमेंटेशन के बस पे कम काम चलता था, ओरली बहुत ज्यादा हमारे देश में ट्रस्ट बेस्ड काम चलता था। तो इनको लगा कि यार नहीं, ऐसे ट्रस्ट बेस्ड फिर कोई अगर पलट गया तो, और ये तो बाहर के लोग थे तो इनको और डर था। तो इन्होंने भारत में 1850 में अपने कंपनीज एक्ट के बेस पे भारत में पहली बार कंपनीज का कंसेप्ट लाया, और पहली बार उनको बड़ा टाइम लगा ये समझाने क्या कि एक कंपनी और कंपनी बनाने वाले ये अलग अलग लोग होते हैं। जेन्युइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ कंसेप्ट वाज ब्रॉट इन दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट इज, मतलब उस टाइम पे तो उसको ऐसा बोलते थे कि बस ये पार्टनरशिप का एक बेटर वर्जन है, जहां पर आप ज्यादा सेफ हो, ज्यादा सिक्योर हो। So that is where the company form of organization came into picture. अब 1850 से ये हमारे देश में शुरू हुआ, और इट वाज 1850 का लॉ जो था वो बेस्ड था इंग्लिश लॉ पे, बराबर। 1956 में, अब बहुत बड़ा, 1850 से 1956 के बीच में भी बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद जो 1913 था उसमें आए, और ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बीच में आते रहे, एंड बाद में कंपनीज एक्ट 1956 आया। ये देखो आपको नीचे यहाँ पर दिखे कि सब कौन से 1930 आया, 1913 आया, फिर उसके बाद, और इसके बीच में और भी आए थे, ठीक है। तो फिर फाइनली हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 आया। ये भी हमारे ब्रिटिश लॉ पर ही बेस्ड था। तो इन लोग क्या करते थे, मैं लॉजिक बताता हूं इनका क्या करते थे। जैसे जैसे इनके इंग्लैंड में इन कंपनीज लॉ अमेंड होता था ना, जैसे इधर इंग्लैंड में कंपनी लॉ अमेंड हो गया है ना, उनको कुछ नया क्लिक हुआ, उनको नया लगाया, उन्होंने क्लिक करके डाल दिया। कुछ सालों में क्या होता था, कुछ सालों में वो क्या करते थे,
1-2 साल के बाद इंडिया का कंपनीज एक्ट भी अमेंड कर देते थे, जो उन्होंने वहां पे खोज करी, जो उनको वहां पे लगा कि बिजनेस में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग लफड़ा कर रहे हैं, तो चलो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, वो लफड़ा इंडिया में ना हो, इसलिए इंडिया में प्रीएम्प्टिव बेसिस पे कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाते रहे। जैसे जैसे इंग्लिश लॉ अमेंड हुआ, भारत में भी कंपनीज एक्ट अमेंड होता गया, और होते 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 एक इंग्लिश लॉ अमेंड हुआ था 1948 में। प्लीज रिमेंबर, ये बात हमारे इंडिपेंडेंस के बाद की है। तो इंग्लैंड में इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में कंपनीज लॉ अमेंड हुआ, और वो कंपनीज लॉ हमने इंडिपेंडेंस के काफी साल बाद 1956 फिर से हमने, हमारी सरकार ने, अपने देश ने, अपनी देश की सरकार ने कंपनीज एक्ट 1956 बनाया, फिर से इंग्लिश और ब्रिटिशर्स का ही लॉ वापस लेके हमने यूज किया। आपको पता है 2013 ये जो लॉ है ना, कंपनीज एक्ट 2013, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आप जानते हो क्यों? 2013 was the first time in the history of the Indian Companies Act since the beginning 1850 से लेके 2013 तक। आप साल देखो कितने साल हमने गुजारे, 2013 से 1850 आप माइनस करो, 163 साल के बाद, आफ्टर 163 years, in 2030 for the first time we created our own Companies Act by the people, by the Indian people, for the Indian people. I agree कि सर अब वो भी तो 1956 पे बेस्ड होगा। जी हां, बेस्ड था, लेकिन 2013 के बाद चीजें बदली। 2013 का जो एक्ट है ना, उस एक्ट में हमने वो नहीं देखा कि वहां क्या हो रहा है। अरे आज तो वो हमें देखते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है तो हम कर ले, ये सिचुएशन पे आज हम हैं। 2013 में हमने ये देखा कि इस एक्ट को इंडियनाइज करते हैं ना, मैं उनकी 5-6 चीजें क्यों लिखूं? मेरे लॉ अलग है, मेरा देश अलग है, मेरी मिट्टी अलग है, मेरे यहां पे लोग अलग है, मेरे यहां पे प्रॉब्लम्स अलग होंगे, तो मैं अपने लोगों के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं अपना लॉ बनाऊंगा। एंड दैट इज वेयर द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू द पिक्चर, एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ ह्यूज डील, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर एंटायर नेशन। अभी रिसेंटली ऐसी एक और चीज एक एक्ट के साथ हुई, जो एक्ट आप पे, मेरे पे और इंडिया के हर इंडिविजुअल पे लगता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? भारतीय न्याय संहिता। आज भी हम वो ड्रैकोनियन लॉ यूज करते थे जो ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे। ये इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब इंग्लैंड, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग छोड़कर गए थे, और आज भी उन्हीं लॉस को हम घसीट रहे थे। अब जाकर हमारे देश में कुछ ऐसी पावरफुल सरकार आई जिसको लगा कि नहीं, ये मेरा देश है और मेरे देश में हमारे लॉज लगने चाहिए। और जो क्रांति 2013 में कंपनीज एक्ट में हुई, वो 2021 या 22 की बात है शायद, 2022 देखना पड़ेगा बीएनएस कब आया। बीएनएस एक्ट 2023। तो 2023 में हमारे को लगा कि भाई चलो, हमने अब हमें अक्ल आई कि हमें कुछ करना चाहिए, और हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 में लाया, एक नया क्रिमिनल कोड जो भारत का था, जिसने पूरे आईपीसी को रिप्लेस कर दिया। और 1 जुलाई, अभी देखो लकीली हम लोग मई में हैं, तो जून और जुलाई, अब इसका 1 साल कंप्लीट होने वाला है। कब कंप्लीट होगा? जून में, 30 जून को बीएनएस का 1 साल कंप्लीट होने वाला है। करेक्ट, 1 जुलाई 2024 से वो पास हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, इफेक्ट आया था। तो इसने पूरा बदल दिया। इसने देखो, इसने आईपीसी को बदल दिया, कुछ नए ऑफेंसेस जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, है ना, और कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस थे वो, उसको भी यहां पर इन्होंने लेकर आए। कुछ पनिशमेंट्स एनहांस करी, फाइन्स बढ़ाई। वो आज भी हम वो यूज करते थे, वो 1700 साल के, है ना, 1970 और पता नहीं उस समय की हम चीजें यूज कर रहे थे। 1917, 1970, 1975 वो सालों की हम चीजें यूज कर रहे थे। कम्युनिटी सर्विस का एक नया कंसेप्ट लाया जो पहले नहीं था हमारे देश में। कम्युनिटी सर्विस नाम का हमने सिर्फ मूवीज में देखा है, फॉरेन में, कि आपने कुछ छोटी मोटी, मान लो आपने कार गलत जगह पार्क करी और बार बार आप गलत जगह पार्क कर रहे हो, आपने किसी को गाली गलौज कर दिया, आपने किसी का घर पे नुकसान कर दिया,
अब हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की बात आती है कि अब आपको ना एक काम करो, जाओ वो वृद्धालय में जाके 1 महीना काम करो, जाओ वहां पे साफ सफाई का काम करो, आपको ऐसी सजा देने लग गए। अब ये भी प्रोविजंस भारत में आ गए, कम्युनिटी सर्विस वाज नॉट देयर, जबकि ये इंग्लैंड और यूएसए में कई सालों से लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ धीरे धीरे करके डेवलप। देखो आज का सेशन आपको लगेगा सर आप पढ़ाना छोड़ के ये सब क्या कर रहे हो, बट हमें यू आर चार्टर्ड अकाउंट, यू आर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। लॉ को मॉडर्नाइज किया गया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया। अब आपने देखा कि अब क्रिमिनल ऑफेंस सिर्फ एक दूसरे के सामने एक दूसरे को मार के नहीं होते। मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हो, तो भी मैं अपने घर पे बैठे बैठे आपके घर पे आपके साथ क्रिमिनल ऑफेंस कर सकता हूं। मैं आपके पैसे चुरा सकता हूं, मैं आपके आपके मतलब आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि मैं कुछ गलत भी मतलब कर सकता हूं, या मैं कुछ वीडियोस बना के डाल सकता हूं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इंडियन पिनल कोड में इसको उनको तो पता ही नहीं था ये सब, उनको तो लगता था सामने सामने आके भाई इसने उसको मारा होगा, इसने उसको छेड़ा होगा तभी होगा। ऐसा नहीं है भाई। आज आप दूसरे कंट्री से बैठ के किसी और कंट्री के लोगों को छेड़ सकते हो, मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो। मॉडर्नाइजेशन हुआ लॉ का, कुछ प्रोविजंस है ना जो ऐसा लगा कि पुराने थे, जैसे प्रोविजंस है ऑन सिडेशन, उसमें कुछ नए अप्रोच लाए, नई डेफिनेशंस लाई, नए पैटर्न्स के हिसाब से नए लॉज, और बहुत सारा चेंजेस बीएनएस में लाया जो आज के डेट के इंडिया के लिए जरूरी है, जो फ्यूचर प्रूफ हो। और ये जो पूरा चेंज है ना, ऐसा ही पूरा चेंज कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आया था हमारे इसमें, हमारे कंपनीज एक्ट में। और आज भी हम वो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, लेकिन आज हम 2025, 26, 27 जब भी आप ये क्लास देख रहे हो, 25, 26 जब भी आप देख रहे हो, अब आप सोचोगे सर 2013 और 2026 में भी तो कितने साल का डिफरेंस है। भाई लास्ट जो एक्ट चेंज हुआ था ना वो 1956 के बाद 2013 में हुआ था। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसके बीच में अमेंडमेंट नहीं हुई, बहुत अमेंडमेंट हुई थी। इस 57 साल के बाद चेंज हुआ था। अभी तो सिर्फ 5-8 साल 10 साल हुए हैं, चिल मारो। अभी सिर्फ 10 साल हुए हैं, चिल मारो। लास्ट जो चेंज आया था ना 57 ईयर्स की, मैं नहीं कह रहा हूं कि चेंज की जरूरत नहीं है। आई थिंक कि फिलहाल हमारा लॉ बहुत परफेक्शन की तरफ आ गया है, चेंजेस रेगुलरली हो रहे हैं। बट अब आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में कंपनीज एक्ट में बहुत चेंजेस हो के ना, हर लॉ को ना मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। मतलब जब कोई नया लॉ आता है ना, उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे केवियट्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो धीरे धीरे अमेंडमेंट बाय अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय अमेंडमेंट, हर साल उसको अमेंड करते 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 परफेक्शन पे लाया जाता है। आज मैं कॉन्फिडेंस से 2025-26 में कह सकता हूं कि हमारे कंपनीज एक्ट को हम लोग ऑलमोस्ट परफेक्शन तक ले आए हैं। और आज हमारा कंपनीज एक्ट अच्छे अच्छों को टक्कर देता है, या लोग हमसे आके सीख रहे हैं कि हाँ हमने कैसे चीजें मैनेज करी। बहुत सारे कंपनीज एक्ट ने फीचर्स लाए, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज का कंसेप्ट, जैसे सीएसआर का कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, सीए इंटर में आपको पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करे, कंपटीशन कैसे प्रमोट करे, ऐसे बहुत सारे यूनिक चीजों के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 ने बात की। फाइनली वो कंपनीज एक्ट 2013 आप आज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या सर, ऐसा क्या था कंपनीज में अलग, जो मतलब जो हमारे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में ऐसी कौन सी कमी थी जो आपने यहां पे फुलफिल की? आओ मैं आपको बताता हूं। अब थोड़ा फोकस करना, अब डिस्कशन बहुत काम का होने वाला है। हमें रियलाइज हुआ कि कंपनीज में जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें सब लोगों को देना था, वो था लाइबिलिटी सबकी लिमिटेड करनी थी। और हमने लिटरली सबसे पहला काम यह किया कि हमने लोगों को समझाया कि कंपनी अगर आप बनाते हो तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। मैं आगे आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे होती है, लेकिन आप अभी सिर्फ डिफरेंस समझो। हमने लोगों को कहा कि डोंट वरी, आपके जो पर्सनल असेट्स है ना वो अटैच नहीं होंगे। आपका अगर बिजनेस डूब जाता है, हम आपके घर में घुस के आपकी टीवी, आपकी बीवी, अरे मजाक कर, आपका कार, आपका गोल्ड, आपका बैंक बैलेंस उठाकर नहीं ले जाएंगे। आपकी पर्सनल असेट्स, आपकी मेंबर्स की पर्सनल असेट्स मेंबर्स की रहेगी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चेंज। और लोगों को क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए?
एक बिजनेसमैन ना एक हमारे देश का सबसे बड़ा फाइटर आफ्टर मिलिट्री है, एक हमारा बिजनेसमैन। हमारे एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी के बाद हमारे जो ये कॉर्पोरेट्स है ना, जो इंडियन स्टार्टअप्स या इंडियन बिजनेसेस है, बिजनेस ओनर्स है, ये हमारे देश को प्रमोट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जॉब करने से आप यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, बट आप लोग को पैसा, जॉब वालों को पैसा कौन दे रहा है? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है, ही इज जनरेटिंग इनकम। और उसमें से वो आपको उसके लिए तो आप एक्सपेंस हो भाई, उसके लिए तो आप जो अपनी सैलरी बोल रहे हो, वो उसने कहीं से प्रॉफिट कमाया है, तब जाके आपको लाकर दे रहा है ना। सो एक्चुअली बिजनेसमैन बहुत रिस्क लेते हैं, और इतना सब करने के बाद बेचारे जब कमाते हैं तो सब उनके पास आते हैं, लेकिन जब वो लॉस में जाते हैं तो अपने आप को अकेला पाते हैं। तो वो ना हो, इसलिए बहुत बड़ी मतलब एक पावरफुल चीज हम लेकर आए कि डोंट वरी, आपकी पर्सनल असेट्स अटैच नहीं होगी। फिर लोगों ने कहा कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, अकेला इंसान हूं, अब मैं अकेला इंसान भी कंपनी ओपन कर सकता हूं क्या? तो हमने कहा जी हाँ, हमने आपके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी बनाई है। बोले सर कौन सी? बोलते हैं ओपीसी, यानी वन पर्सन कंपनी, स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई है, जहां पे मिनिमम भी एक मेंबर चाहिए और मैक्सिमम भी एक से ऊपर मेंबर नहीं हो सकता। तो ओपीसी का कंसेप्ट आया ही कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था, कि सोल प्रोप्राइटर्स के जो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी और पर्सनल एसेट्स अटैच करने वाले जो लिमिटेड बिजनेसेस है, इनको एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाले, जिसमें पर्सनल एसेट्स अटैच ना हो, ऐसे स्केल करने वाले ओपीसी में कन्वर्ट किया जाए। फिर कोई पार्टनरशिप वाला बोला सर हम लोग तो 2 लोग हैं, फिर हम तो ओपीसी नहीं बना पाएंगे, आओ आप प्राइवेट कंपनी बनाओ जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप 200 लोगों तक जा सकते हो। कहां आप पार्टनरशिप में 50 लोग लेके बैठे हो? आपको 51st पर्सन ऐड करना है, पार्टनरशिप अलाउ नहीं करेगा। आओ कंपनीज में आओ, आप सब लोगों की लाइबिलिटी भी लिमिटेड करूंगा, आपके पर्सनल असेट्स भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और मैं आपको 200 लोगों तक इंक्रीज करने की पावर दूंगा। करो बिंदास बिजनेस करो। लेकिन फिर कुछ लोग बोले सर लेकिन अभी भी तो मैं 200 पे अटका ही हूं ना, मैं कहां, मैं देश के बाहर जाना चाहता हूं। मैं लाखों लोग, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कितने मेंबर्स हैं आज की डेट में? डू यू नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर 47 lakh members in the company. मोर देन 47 लाख मेंबर्स, 47,50,000 के आसपास मेंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। सर आप मजाक कर रहे हो? 47 लाख? जी हां दोस्तों, 140 करोड़ की हमारे देश की आबादी है, उसमें से आधा करोड़, 140 में से आधा करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा डाल के बैठे। यकीन नहीं होता? आओ यकीन करो बेटा, लेकिन नहीं होता तो आओ, सिर्फ ऐसे लिखो यहां पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ आरआईएल डालो, ये आएगा आपके सामने। ये 31 मार्च 2025 का डेटा, यहां पर ध्यान से देखना आप, इधर आओ, ये देखो क्या दिख रहा है, कितने शेयर होल्डर दिख रहे हैं? 47,65,728। These are number of shareholders. Shareholders. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 31 मार्च 2025 का, यानी अभी से कुछ टाइम पहले का डेटा है। अब आप बताओ ना, स्केल ऑफ ऑपरेशन देखो, आप क्या लेके बैठे हो सर यहां पे? 2 मेंबर, 200 मेंबर, मेरे को बनाने का है रिलायंस, मैं चाहता हूं 80 लाख मेंबर्स हो मेरे, 60 लाख मेंबर। आप क्या करोगे? आप प्राइवेट कंपनी बनाओ? बोले नहीं। फिर आप जाओ पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी में 7 से लेके तो आपको अनलिमिटेड तक बोला गया है कि जितने मेंबर्स डालना है डालो। क्या बोला है? जितने मेंबर्स डालना है डालो। मिनिमम 7 मेंबर लाओ, और मैक्सिमम की कोई लिमिट मत रखो।
बनाओ जितने मेंबर्स, जो करना है करो, जैसे जिसको जिसको लेना है लो एज अ मेंबर। अब आप स्कोप ऑफ ऑपरेशन देखो ना यार, 50 लाख लोग अगर अपना अपना पैसा जमा करके कुछ काम कर रहे हैं, कितना पैसा है, कितना पैसा है। आप ये देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर देखो कितना है। मेरी मेरी बात सुनना यहां पे, ये नंबर गिन के बता दो पहले आप। यूनिट टेंस 100 करने में 10 मिनट 10 दिन लग जाएंगे आप। गिन के बताओ कितने हैं। सर 13,000 करोड़ है, 13,500 करोड़। इक्विटी शेयर है ये, प्रेफरेंस शेयर अलग है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, आप जाकर एक बार RIL NSE लिख दो, एक शेयर कितने में बिक रहा है आज? 1426 रुपए में। एक शेयर 1426 रुपए का है, और इस कंपनी के 13.5 करोड़ शेयर्स आज मार्केट में है। ट्राई मत करना, कैलकुलेटर इतने डिजिट नहीं दे पाएगा आपको। 13,000 करोड़, 13,500 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1426 करके, आप, मेरे को नहीं लगता कि कोई बता पाएगा। हां, गूगल जरूर बता पाएगा। 1426 मल्टीप्लाइड बाय कितना था नंबर? 135323 किया था ना मैंने। अच्छा, इसमें नहीं हो पाएगा, मेरे को एक साथ करना पड़ेगा। इसमें करता हूं, रुको, देखता हूं मेरे कैलकुलेटर कर पाता है क्या। ठीक है, हमने इसको बोला कि भाई तू साइंटिफिक में बदल जा, देखते हैं रीड करता है क्या साइंटिफिक में। ठीक है, 135323, ठीक है ना, 135323, 72898, 72898 मल्टीप्लाइड बाय 1426। ओहो, ई आ गया, ई नहीं झेल पाया वो। अब मुझे लगता है ना कि गूगल भी नहीं झेल पाएगा। मजाक कर रहा मैं अभी। देखो, उसने उसने भी डाल दिया भाई ई। अरे भाई, उसने भी बोल दिया कि ये तुम जो बातें कर रहे हो, ये हमारे बाहर की बात है। ये है भाई सिचुएशन। आज रिलायंस जो बैठा है ना भाई, वो अलग ही लेवल मार्केट कैप लेके बैठा है। आप NSE में जाओगे ना, NSE RIL, आप उसका मार्केट कैप देखो। NSE का वेबसाइट क्यों नहीं खुल रहा है? क्या पैसे लेगा क्या? NSE डालने पे भी नहीं खुल रहा है, पगला हो गया क्या? आप उसका मार्केट कैप देखो, आप परेशान हो। खैर कोई बात नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आप बोलोगे आज सर बहुत ही जोश में कुछ भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तो मजेदार है। मतलब आज तुमको मजा आ जाएगा। ऐसा मैं चाहता हूँ कि तुमको जेन्युइनली मजा आ जाए आज की क्लास में। मतलब आज तुमको लगे कि आज कुछ पढ़ रहे हैं CA रिलेटेड। अभी तक मजाक लग रहा था आपको ना, अब आपको लगे कि हाँ भाई CA रिलेटेड अब हम कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? ओके, चलो। तो यहां पर हमने अनलिमिटेड उनको दे दिया, अनलिमिटेड हमने उनको दे दिया। बिजनेस करने जा रही हो, अभी रुको, अभी तो और बाकी है। अब आप एक प्रॉब्लम इसके साथ समझना, एक प्रॉब्लम इसके साथ
आएगी। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज ग्रीनर, आपको दूसरी भी चीजें सोचनी होगी। क्या बोले सर, अब आप कह रहे हो कि लाखों मेंबर्स होंगे, तो ये लाखों मेंबर्स कंप्लायंस एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों का पैसा लेके बैठे हो। अब आप 2 4 8 10 लोग नहीं हो, अब आप हजारों लाखों में लोग हो। तो डेफिनेटली कंपनीज फॉर्म का कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो मैं आपको बता दूं। कंपनीज में यस देयर इज मॉडरेट कंप्लायंस करना पड़ेगा। भाई देखो, एवरीथिंग कैन, मैं आपको दे रहा हूं ना 2 बारी, मैं आपको लिमिटेड लाइबिलिटी दे रहा हूं, मैं आपकी पर्सनल एसेट्स बता रहा हूं, मैं आपको सेपरेट लीगल एंटिटी दे रहा हूं, उसके बदले में लूंगा। आप अगर सोच रहे हो कि भाई मेरे पास 1 लाख मेंबर रहे, तो वो 1 लाख मेंबर आपसे भी तो कुछ उम्मीद करेंगे। तो ओपीसी एक सिंगल मेंबर है, इसलिए इसके लिए थोड़े कम, लो टू मॉडरेट ये है कंप्लायंस, बट है मॉडरेट कंप्लायंस है। ओपीसी को भी कंप्लायंस करना पड़ता है, ईयरली कंप्लायंस करना पड़ता है। 1% कंपनी का भी कंप्लायंस है। प्राइवेट कंपनी के लिए थोड़े हायर कंप्लायंसेस है, क्योंकि अब इसमें 200 लोगों तक हो सकते हैं। 200 मेंबर्स इज नॉट अ जोक। और हर कंपनी, आज मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं तुमको प्राइवेट कंपनी का मजाक लगता है? बताओ तुमको मैं कुछ प्राइवेट कंपनीज, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है? एनएससी खुद, मतलब मैं बता रहा हूं ना, कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज लाखों करोड़ों का वैल्यूएशन लेके बैठी है, एंड दे आर प्राइवेट कंपनीज। सच में इंडिया में देयर आर प्राइवेट कंपनीज। ये सब आपको अभी मजाक लग रहा होगा, मैं आपका नॉलेज बिल्ड कर रहा हूं। ये कोई एजुकेटर टाइम नहीं डालता। मेरे को आपको सिर्फ पास नहीं कराना है, मुझे आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। इसके लिए आपको कुछ दुनिया का नॉलेज होना चाहिए, देश का नॉलेज होना चाहिए। आप देखो, बिगेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन वैल्यूएशन इन इंडिया, रेजर पे, सीरम इंस्टीट्यूट, ऐसे ऐसी आपको दिखेगी। ये देखो, ये 19 फेब 2025 का एनडीटीवी का ये है, अनलिस्टेड एंड अनस्टॉपेबल टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया। आप यहां पर नाम देखो प्राइवेट कंपनीज का, सबसे बड़ा नाम एनएसई। यस, जिस वेबसाइट पे मैं अभी जाके ढूंढ रहा था, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। एनएसई का मार्केट कैप हमारे देश के अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी के सबसे बड़े मार्केट कैप, जिसके दूर दूर तक कोई नहीं आता, वो है एनएसई। आपको पता है इसका लाखों में, इसका मार्केट वैल्यूएशन कितना है? 4,70,250 करोड़। ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड नहीं है। NSE is not listed anywhere, and imagine the valuation is 4,70,250 crore. Serum Institute of India 2,11,610 करोड़ का वैल्यूएशन है। साइरस पूनावाला इज द CEO। आप कंपनीज देखो, जोहो 1,03,000, जीरोदा 87,750, निखिल कामत, नितिन कामत के बारे में आपने सुना होगा। मेगा इंजीनियरिंग 77,860 करोड़। पार्ले, पार्ले जी खाते हो ना, 68,640 करोड़ का CEO है विजय कांतिलाल चौहान। आप देखो, इंटस, ड्रीम 11, आप ही ने बनाया है ये कंपनी को, आप लोगों ने बनाया, आज के यूथ ने बनाया ये कंपनी को। ये कंपनी, मतलब मेरे को तो भाई, मेरे दिमाग में जाती है, क्योंकि मेरे को ना कोई भी चीज जिसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब होता है। जुआ इन्होंने लीगलाइज करवा दिया भारत में। सट्टाबाजी घर घर की चीज बना ली। हर कोई बैठा है आज ड्रीम 11 और ऐसे पता नहीं 50 चीजों में सट्टाबाजी करते। मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि गलत चीजों से कमाया हुआ पैसा आपको डुबाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों डुबाएगा, लेकिन आपको डुबाएगा जरूर। लेकिन आज ये लोग बैठे हैं 67,860 करोड़ का, हर्ष जैन ने चालू किया है वैल्यूएशन लेके। रेजर पे 63,620, मैं खुद रेजर पे यूज करता हूं मेरे वेबसाइट्स पे और हमारे हर जगह पे। सर, ये कुछ अनलिस्टेड फर्म्स है ना? और मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पे ना प्राइवेट कंपनीज को भी आप
मत समझे। ये जो हाई लिखा है ना, इसके रीजन बता रहा था कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी प्राइवेट कंपनीज है जिनको ऑलमोस्ट पब्लिक कंपनीज जितना कंप्लायंस हम करवाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं। और इस लिस्ट में थोड़े दिन टाइम पहले तक ओयो का भी नाम हुआ करता था, बट अब वो लिस्टेड हो गई। ओला का भी नाम हुआ करता था, ओला ही था, हाँ ओला, नॉट ओला का नाम हुआ करता था, लिस्टेड हो गई। और भी कुछ नाम हुआ करते थे, जोमैटो भी हुआ करता था, लिस्टेड हो गया। अच्छे वैल्यूएशन के साथ ये लोग बैठे थे मार्केट में। तो अब आप समझ गए, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख के तो आप समझ गए हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है कि हमें, आप अगेन मतलब वी कैन सिंपली सर्च द सेम, मतलब यहां पर हमने बिगेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन वैल्यूएशन देखा, आप बिगेस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज डाल दो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वैल्यूएशन। सबसे मैंने क्या बोला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा कंसल्टेंसीज है। रिलायंस का 19,000 बिलियन रुपीस का मार्केट कैप है। शिक्षा द्वार इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारा भी प्लान थोड़ा आप लोग के सपोर्ट के हिसाब से बड़ा ही प्लान है थोड़ा, तो वी आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड सीए इंटर में जब आप आओगे तो आपको ये चीज किसी से पूछनी नहीं पड़ेगी, जो अभी आपने मुझसे पूछा। सीए इंटर में मैं बच्चों को सिखा देता हूं कि किसी के बारे में अगर इन्फो निकालना है तो कहां से निकाले, कैसे निकाले। ये मेरे अलावा पूरे भारत में, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, मेरे अलावा पूरे भारत में आप जितने सीए एजुकेटर ढूंढना चाहते हो ढूंढ लो, यूट्यूब पे डाल दो, स्टूडेंट से बात कर लो, पोल कर लो, जो करना है कर लो। आपको एक और एजुकेटर नहीं मिलेगा जो ये चीजें सिखाता है इंटरमीडिएट लेवल पे। आप देखना, पूरा मैं आपको सिखाऊंगा हर एक के बारे में, हर चीज निकालना सिखाऊंगा। अरे सीए लोगों को नहीं मालूम, अच्छे अच्छे बड़े सीए लोग मेरे पास आते हैं कि सर ये कैसे करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 19,000 बिलियन, एचडीएफसी 14,000, टीसीएस 12,000, भारती एयरटेल 10,000 बिलियन। मजाक है क्या, बिलियन कितना होता है भाई, जीरो गिनते गिनते बुढ़ापा आ जाए भाई। ये लेवल के कंपनीज है, तो सीधी बात है कि मुझे इनको हाईएस्ट लेवल का, मेरे को इसका हाईएस्ट लेवल का कंप्लायंस देना होगा। ऑफ कोर्स अगर कंप्लायंस ज्यादा है तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। आज मैं आपको कैसे बता पा रहा हूं कि रिलायंस में 47 लाख शेयर होल्डर्स है, क्योंकि उनका हाईएस्ट कंप्लायंसेस है, इसलिए उनकी हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी भी है। रिलायंस के आप जो डॉक्यूमेंट बोलो, मैं आपको सीए इंटर में रिलायंस के बारे में इतना डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो पब्लिक को पता भी नहीं है कि हम फ्री में ऑनलाइन देख सकते हैं। वो जो कॉर्पोरेट लॉ के कीड़े होते हैं उनको समझ में आता है, तो वो भी मैं आपको। तो सर आपने वो चीज कैसे सीखी, अब मैं जवाब दूंगा तो आपको लगेगा कि सर फेक रहे। मैंने ये खुद अपने आप से ट्रायल एंड एरर करके सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने आप से सीखा है। लिस्ट में नाम आए ऐसा उम्मीद है, अब आप लोग का सपोर्ट रहा तो आएगा किसी दिन। थैंक यू सो मच। ट्रांसपेरेंसी की बात, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका मॉडरेट, अगर आप कंप्लायंस रख रहे हो तो आपकी मॉडरेट ट्रांसपेरेंसी है। आप अगर हाई कंप्लायंस कर रहे हो तो आपकी हाई ट्रांसपेरेंसी आएगी, और अगर आप हाईएस्ट कंप्लायंस कर रहे हो तो आपकी हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी आएगी। एंड मैं ना आई डोंट सी ट्रांसपेरेंसी एज अ नेगेटिव थिंग। मैं ना इसको ट्रांसपेरेंसी को नेगेटिव नहीं सोचता। पता है क्यों? क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ना, मैं आपको बताता हूं, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, मेरे लिए ये गलत नहीं है, मेरे लिए ये सही है। सर कैसे सही है? जब बेटा आपकी ट्रांसपेरेंसी हाईएस्ट होती है ना, और आप अगर किसी के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो वो बंदे को ना आप पे शक नहीं होता। वो बंदे के पास आपके बहुत सारे डिटेल्स ऐसे ही ओपन अवेलेबल है, और हमेशा ओपन अवेलेबल रहेंगे फ्यूचर में भी। तो आप देखोगे कि ये लोग जब फाइनेंसिंग के लिए जाएंगे, इनके पास हायर फाइनेंशियल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनका कंप्लायंस ज्यादा है। देखो सोल प्रोप्राइटर से तो डेफिनेटली ज्यादा आपके ऊपर लोगों को भरोसा होगा, बिकॉज आपका कंप्लायंस और आपकी ट्रांसपेरेंसी। अब देखो डिफरेंस देखो, सोल प्रोप्राइटर
जीरो कंप्लायंस, जीरो ट्रांसपेरेंसी, तो लोन देने वाला बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं देने का, डूब भाग गया तो। लेकिन ओपीसी मॉडरेट कंप्लायंस एंड मॉडरेट, इसकी अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी है, मॉडरेट ट्रांसपेरेंसी है, तो मैं आपको थोड़ा लोन देने के लिए रहूंगा ना, तो आपके पास मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स दोनों ऑप्शन है, मेंबर्स प्लस आउटसाइडर्स। कोई क्रेडिटर आपको उधारी देने के लिए डरेगा नहीं कि भाई कंपनी लेके बैठा है, ये कोई मजाक थोड़ी ना कर रहा है, पूरी प्रॉपर फॉर्मेलिटी के साथ कंपनी बनाई है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, कहीं भागेगा कैसे। बैंकर्स भाई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रॉपर सिस्टम से लोन ले रहा है, सिस्टम से देगा, तो आपका आउटसाइडर्स भी अब इंटरेस्टेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में ऑफ कोर्स मेंबर्स तो करते ही है, लेकिन यहां पर तो भाई बहुत सारे आउटसाइडर्स भी इंटरेस्टेड होंगे, करेक्ट। यहां पे आप लोन ले पाओगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सारे लोन आपको मिलेंगे। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो मेंबर्स ही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, लाखों मेंबर्स है, पैसा दे रहे हैं, प्लस आउटसाइडर्स भी बैंक्स है, सब आपको यहाँ पर लोन देने के लिए या पैसा देने के लिए बैठे हैं। इनफैक्ट जब आप पब्लिक कंपनी बनाते हो, पब्लिक कंपनी में ना पब्लिक डिपॉजिट्स जैसे कुछ और भी ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं जो नॉर्मली नहीं होते। जैसे नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट डिपॉजिट लेने पड़ते हैं या ओनली मेंबर से डिपॉजिट, मेंबर ओनली डिपॉजिट लेने पड़ते हैं, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स ओनली। लेकिन पब्लिक कंपनी बनने में आप डिपॉजिट ले सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो, आप बॉन्ड्स ले सकते हो, लॉन्ग टर्म और भी आप बोरोइंग कर सकते हो, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरस्टैंड, आपको सब मिलता है। क्योंकि और सबसे बड़ा, ये सब तो भाई टाइम पास है, सबसे बड़ा जो फाइनेंसिंग सोर्स है आपके पास मेंबर्स। आपके पास अगर आप रिलायंस है, आज के डेट में अगर रिलायंस ने एक नया आईपीओ, एक नया एफपीओ लाया, उनके एग्जिस्टिंग जो 47,64,000 मेंबर्स है वो तो पैसा देने में इंटरेस्टेड होंगे, उनके अलावा और लाखों लोग लाइन लगा खड़े हैं कि भाई तू बोल तेरे को कितना पैसा चाहिए, मैं देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा उस पर भी हम आएंगे योगिता, बट वो थोड़ा सा एडवांस लेवल कंसेप्ट है, और वो ना टीचिंग साइड कम और वो अलग साइड चला है, वो कंटेंट क्रिएशन की साइड चला जाता है। करना है मुझे बहुत सारी चीजें लाइफ में, बट टाइम के हिसाब से देखता हूं। कंट्रोल की बात करें, हाँ एक बात समझना, ओपीसी में कंट्रोल जो है वो आपका फुल आपके हाथ में होता है, बट मैं इसमें फुल नहीं लिखूंगा। क्यों? तो मैं बोलूंगा कंट्रोल किसके पास होता है, तो मेंबर, क्योंकि एक सिंगल मेंबर है, प्लस स्टैट्यूट। देखो कुछ चीजें तो आप अपने मन से कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपको कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स फॉलो करते चलने हैं, क्योंकि कंप्लायंस ऊपर है। यहां पर क्या है ना, प्रोप्राइटरशिप में पूरा कंट्रोल आपका है, जो करना है करो, उसमें किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओपीसी में आप कंट्रोल तो है आपके पास, आप अपने मन से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको लॉ के मन से भी करनी पड़ती है, कंपनीज एक्ट के मन से करनी पड़ती है, सबके मन से करनी पड़ती है, करेक्ट। प्राइवेट कंपनी में ऑफ कोर्स यहां पर मेंबर्स के कंट्रोल में चीजें होती है, लेकिन याद रखना मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं जो भी अफेयर्स है, जो कंपनी चलाने का काम है वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स ओनली। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल के एंड में मेंबर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू अपना काम परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बट मेजर कंट्रोल इज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेम यहां पर भी मेंबर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये कंपनी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, ये लोग यूजुअली मैनेज करते हैं। यहां पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं अलग आप, लेकिन मेंबर खुद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है, वो किसी और को भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहा है तो अल्टीमेटली मेंबर जो बोलेगा वो करना ही उनको। तो मोर और लेस यहाँ पे तो मैटर इजी है, बट प्राइवेट कंपनी में बोर्ड मैनेज करता है, पब्लिक कंपनी में भी बोर्ड मैनेज करता है, सारा कंट्रोल उनके पास होता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं होती। यहां पे तीनों केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी कंपनी नहीं बनती। तो ये है सारे
फॉर्म्स। अभी ठीक है, मैंने देखो मैं फिर से बता रहा हूं, कंपनीज में आई वुड हैव टेकन सो मेनी मोर ऑप्शन, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है, सेक्शन 8 कंपनी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे निधि कंपनी का कंसेप्ट है, एक प्रोड्यूसर कंपनी का भी कंसेप्ट होता है। अब आपके लिए सीए फाइनल में आपको आएगा, वो भी सिर्फ रीडिंग के लिए आएगा, और अब उतना उसका कुछ है नहीं, बट मैं बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज ऐसे आप देखने जाओगे ना तो बहुत है। आईएफएससी पब्लिक, आईएफएससी प्राइवेट टाइप ऑफ कंपनी है। फिर अगर आप और देखोगे तो होल्डिंग, सब्सिडरी, स्मॉल, एसोसिएट, ऐसे बहुत और कंसेप्ट्स है। मैं यहाँ पे सारे नहीं लाया क्योंकि मेरे को ना आपको मेजर ये बताना था कि व्हाई कंपनीज एक्ट। देखो आज का जो लेक्चर था ना, आज का लेक्चर को आप ऐसा समझ लो कि आपका नॉलेज बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग कोर व्हाई दिस इज नीडेड, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंस ही वही है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप भले आज सीए फाउंडेशन में हो, लेकिन ये जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो आज आपके साथ और आपके लाइफ में, आपके सामने कंपनीज एक्ट पहली बार आया है। बट मार्क माय वर्ड्स, until the last day of your life, this act और इसके फ्यूचर में जो भी कंपनीज एक्ट 2025, कंपनीज एक्ट 2040, जो भी रहेगा आपके लाइफ लॉन्ग में, दिस कंसेप्ट ऑफ कंपनीज will always be useful, important throughout your life. आखिरी दिन तक this act will impact you and your life. Mark my words. So today I am not introducing you to a concept. I am introducing you to a lifetime partner in your business. एक तो आप खुद अपना कंपनी बनाएंगे या आप दूसरों के लिए कंपनी बनाएंगे, मैनेज करेंगे, रूल्स कंप्लायंस करेंगे। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बार ऐसे कुछ एक्ट्स हमारे सामने आते हैं। मैं आपको फ्यूचर में बता देता हूं। सीए इंटर में फॉर द फर्स्ट टाइम you will be introduced with income tax act, GST act, that will stay with you forever. बाकी सब छूट जाता है मालूम, लेकिन ये, so this is the importance of this act, और ये एक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आज के सेशन में आपको, अभी तक के सेशन में ये कन्विंसिंग लगा। आई कैन गो ऑन एंड आई कैन राइट मेनी मोर डिफरेंसेस, बट आई थिंक दीज मेनी डिफरेंसेस आर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज नीडेड। अब थोड़ा सा कंपनीज एक्ट 2013 को डिकोड करते हैं। अगर मैं आपको बेयर एक्ट, मैंने जो आपके लिए क्लास के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपके लिए बेयर एक्ट लेकर आया हूं, ये एक्ट पार्लियामेंट से ऐसे पास होता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि वो ऑफिशियल गैजेट में कैसे दिखता है, मेरे पास वो भी कहीं तो भी है, मुझे बस ढूंढना पड़ेगा, मुझे वो भी मिल जाएगा। जो आपको है ना एक्ट दिखाने का था मेरे को, वो भी मिल जाएगा मेरे को कहीं ना कहीं। बट उससे ज्यादा ये आपके लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं होगा वो, अभी देखना पड़ेगा किधर है, फाउंडेशन में होगा कहीं। ये तो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, बेयर एक्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च का ऑप्शन होता है क्या यहाँ पे? हाँ, ये ऐसा दिखता है, देखो जो बेयर एक्ट होता है ना, वो ऑफिशियल गैजेट है, वही चीज, बट वो ऐसे दिखता है जो जब आप बेयर एक्ट डाउनलोड करते हो, ऐसे भारत का राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ये प्रॉपर पब्लिश होता है। आपको मैंने वेबसाइट भी दिखाई है, egadget.nic.in, है ना। अब वो वेबसाइट कभी चलती है, egadget.gov है, egadget.gov.in, तो कभी वेबसाइट चलती है, कभी नहीं, कभी लैपटॉप पे चलेगी। आप अगर ट्राई करोगे तो लैपटॉप पे चल जाएगी वो।
तो ना इस पे जब वो पब्लिश होता है तो गैजेट ऑफ इंडिया ऐसा दिखता है, और उसके यहाँ पे बोलते हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर, है ना, उसके अंदर कंपनीज एक्ट को लेकर आ रहे हैं, असेंटेड टू बाय प्रेसिडेंट ऑन 29 ऑफ अगस्त। इसीलिए आपने देखा यहाँ पे 29 ऑफ अगस्त इसका डेट लिखा हुआ है ना, और इस तरह से फिर एक्ट। तो मैंने जो आपके लिए लाया बस वो यहां से है, इसके ऊपर का पार्ट जो है वो सिर्फ पब्लिकेशन का पार्ट है, वो नहीं है, बाकी सब कुछ यहां पर है, ठीक है। यहां से देखो ये कंपनीज एक्ट आ गया। अब कोई भी लॉ हो, उसको मैं कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकता हूं, जरा समझना। मान लो एक केस चल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर आपको ना इस कंपनीज एक्ट, ये बाय द वे ये 370 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। कितने पेजेस का? 370 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब इस पेज के किसी एक पैरा के एक लाइन को आपको कोर्ट में जज के सामने रखना है, प्रेजेंट करना है कि सर देखो इस लॉ के अंदर ये लिखा है। लॉ तो हम सब फॉलो करते हैं, तो उस लाइन का मैं एड्रेस कैसे निकालूं? हाउ डू यू एड्रेस दैट पर्टिकुलर लाइन? कि सर ये लाइन मुझे कैसे पता चलेगी इस लाइन के बारे में बात कर, कैसे पता चलेगा? तो हमको रियलाइज हुआ कि यार ये इतने सारे पैराग्राफ्स लिख के काम नहीं होगा, हमें इन पैराग्राफ्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलो ब्रेक करते हैं। तो हमने ये जो पूरे 370 पेजेस में जो हजारों लाखों पैराग्राफ्स यहां पे आए, हजारों लाखों वर्ड्स यहां पर आ गए हैं, हमने क्या किया, इन सबको पहले ब्रेक डाउन किया चैप्टर्स में। ना 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 ना, रुको रुको जरा, रुको, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। तो हमने कंपनीज एक्ट को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, है ना, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, ऐसे आप जाते रहोगे 29। आखिरी चैप्टर जो आपको मिलेगा, चलो आज वो भी दिखा देता हूं मैं। जो लास्ट चैप्टर आपको मिलेगा ये आ गया, ये देखो चैप्टर 29 खत्म, ये इसके बाद खत्म है। तो आपको आखिरी चैप्टर आ गया 29। तो चैप्टर्स क्या होते हैं? चैप्टर्स आर एक्ट का एक एक हिस्सा हमने अलग अलग कि भाई ये इसके बारे में बात करता है। इसमें जाओगे स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात होगी, इसमें आओगे एनसीएलटी के बारे में बात होगी, इसमें आओगे कि कंपनीज टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात होगी, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात होगी, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बात होगी। ऐसे करके हमने 29 चैप्टर्स में पहले इसको ब्रेक डाउन कर लिया। व्हाट हैपेंड? 29 चैप्टर्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। आओ सर, लेकिन एक चैप्टर भी ना बहुत बड़ा हो गया है, उसके अंदर भी तो बहुत सारे पैराग्राफ्स है, तो हमको उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, चैप्टर्स को सेक्शंस में ब्रेक डाउन कर दिया। सो टोटल देयर आर 470 सेक्शंस। अभी अभी आपने देखा होगा, हमने एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1 2, फिर सेकंड में 3 से लेके 22, फिर यहाँ पे 23 से लेके 42, फिर 43 से, ऐसा करते 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 चैप्टर बाय चैप्टर हम उनको ब्रेक करते गए, ब्रेक करते गए, ब्रेक करते गए, और करते करते हमने देखा कि हमारे टोटल 470 सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो हमने सारे के सारे सेक्शंस ब्रेक कर दिए। अब कुछ सेक्शन भी बहुत बड़ा था, जैसे डेफिनेशन सेक्शन देखो, यहां से चालू होता है और वो देयर आर 95 क्लॉजेज इन इट। तो हमको लगा कि सेक्शन शुड बी फर्दर कैटेगराइज इनटू सब सेक्शंस। अब ये तो नहीं पता मुझे कि टोटल सब सेक्शंस कितने हैं, वो काउंट करके लॉजिक भी नहीं है। सेक्शंस काउंट किए जा सकते हैं, सब सेक्शंस को काउंट नहीं करना है, बिकॉज सब सेक्शंस हर बार रीसेट होते हैं। मतलब रीसेट होते हैं मतलब सेक्शन नंबर आपने देखा होगा, जब चैप्टर खत्म होता है, जब चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, फिर से सेक्शन 1 नहीं आता। चैप्टर 2 में फिर से सेक्शन 1 नहीं आता, सेक्शन 3 से कंटिन्यू हो रहा है। जब हम चैप्टर 3 में जा रहे हैं, तो चैप्टर 3 तक 22 सेक्शन हो गए थे, तो चैप्टर 3 में फिर से फर्स्ट सेक्शन नहीं आ रहा, हम 23 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सब सेक्शंस ऐसे नहीं होते, हर सेक्शन
फिर से सब सेक्शन 1 से शुरू होता है। मतलब अगर मुझे सेक्शन 23 के अंदर एक सब सेक्शन क्रिएट करना है तो वो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 रहेगा। इसीलिए सब सेक्शंस को यहां पर काउंट करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज द सब सेक्शंस आर गेटिंग रीसेट विथ एवरी सेक्शन नंबर। तो सेक्शन 14 का भी सब सेक्शन 1 हो सकता है, सेक्शन 18 का भी सब सेक्शन 1 होगा, हर सेक्शन में फिर से वापस सब सेक्शन 1 से शुरू होगा। लेकिन हमको ब्रेक करना था ताकि हम उसका एड्रेस दे सके। फिर जब हमको रियलाइज हुआ कि सर सब सेक्शंस तो रीसेट होते हैं तो इसके लिए तो काउंट करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन सब सेक्शंस को मुझे फिर से ब्रेक डाउन करना था, तो हमने क्लॉजेस का कंसेप्ट लाया। क्लॉजेस भी रीसेट होते हैं इसलिए काउंट करके मतलब नहीं है। फिर हमने सब क्लॉजेस का कंसेप्ट लाया, वो भी रीसेट होते हैं। तो चैप्टर एक एक्ट है, सबसे ऊपर क्या है, तो एक्ट है, वो तो उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग। उस एवरीथिंग को हमने 29 चैप्टर्स में ब्रेक किया, 470 सेक्शन में ब्रेक किया, सेक्शंस को सब सेक्शंस में ब्रेक किया, सब सेक्शंस को क्लॉज में ब्रेक किया, क्लॉज को सब क्लॉज में ब्रेक किया, क्लॉज को सब क्लॉजेस में ब्रेक किया। अब जैसे ये एक्ट है, इस एक्ट को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डू यू रिमेंबर लेक्चर नंबर 1? नहीं, फाउंडेशन में आपको, इंटर में आपको है अच्छे खासे, फाउंडेशन में ऐसे पर से सेक्शन वाइज नहीं जाना है। देखो, डू यू नो व्हाई सीए फाउंडेशन इज कॉल्ड सीए फाउंडेशन? बिकॉज आप बेस बना रहे हो, आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। तो मेरा आपको बैठ के पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको इतना स्मार्ट बनाने के लिए आया हूं कि जब आपका सेक्शंस पढ़ने का टाइम आएगा सीए इंटर में, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। So we don't have much sections, we have basic concepts about कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब देखो एक्ट का ना एक तरीका होता है। जैसे जैसे अगर मैं एक्ट बनाना चाहता हूं, तो अगर आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं कि कोई भी एक्ट बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कौन सी प्रोसेस होती है, किसी को याद है? मैंने लेक्चर 1-2 में कभी तो भी बताई है कि सर पहले एक ड्राफ्ट या बिल होता है ना, ड्राफ्ट या इसको बिल बोलते हैं। अभी आप लोग न्यूज में जो हंगामा सुनते हो कि ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, फलाना बिल आ गया, और वो बिल आने से ही बवाल इतना मच जाता है। अभी आप अलग अलग बिल है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा, बट बहुत सारे बिल्स आते हैं जिसके ऊपर बवाल मच जाता है, जबकि वो अभी लॉ बने नहीं है। लॉ बनाने की प्रोसेस है, ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्टिंग शुरू हुई है। ड्राफ्ट होने के बाद आप लोग उसको लोकसभा में ले जाते हो, लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के पास से जाता है वो ऑफिशियल गैजेट में, और वहां जाके प्रिंट होता है। जब वो ऑफिशियल गैजेट प्रिंट होता है, उसके बाद वो पब्लिक पे एप्लीकेबल होता है। अब अगर इस लॉ में कोई चेंज भी करना हो ना, आपको कोई अमेंडमेंट भी अगर आपको करनी हो, आपको यही प्रोसेस वापस फॉलो करना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड ऑल, और इसमें लगता है बहुत सारा टाइम। और लॉ, कुछ टेम्पररी लॉज भी होते हैं जो आज के लिए मुझे ऐसा रखना है लेकिन फ्यूचर में चेंज करना है। तो अगर मैं हर लॉ के लिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऑफिशियल गैजेट इतना टाइम लगाऊंगा तो मैं कंट्री नहीं चला पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, लॉ जब बनाते हैं ना, जो फाइनल एक्ट बन जाता है उसके बाद, ये फाइनल एक्ट में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं कि आप मैनेज कर लो, ताकि बार बार आपको ये प्रोसेस से गुजरना ना पड़े, आप उन चीजों को खुद मैनेज कर लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मैनेज करती है विद द यूज ऑफ रूल्स। जैसे आपने देखा कंपनीज एक्ट के हर चैप्टर के अपने रूल्स हैं। इधर चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उधर रूल्स है इनकॉर्पोरेशन। इधर है प्रोस्पेक्टस का चैप्टर, उधर प्रोस्पेक्टस के रूल्स। सच में, इधर शेयर कैपिटल का चैप्टर, इधर शेयर कैपिटल के रूल्स। ऐसे हर चैप्टर के रूल्स बना दिए। रूल्स बनाना पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो भी सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के पास पावर है, वो जो चाहे रूल्स बनाकर हमारे देश को मैनेज कर सकती है।
और रूल्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं। रूल नंबर ऐसा होता है, इसमें रूल्स होते हैं, उसके बाद सब रूल्स होते हैं, उसके बाद क्लॉजेज होते हैं और सब क्लॉजेज होते हैं। या कुछ लोग एक्चुअली यहां पर इसको ना ऐसा भी बोलते हैं, सब रूल्स। वो अब अपने अपने बात पे है, तो वो जाता है ऐसे, ठीक है ना। वो सब क्लॉज के बाद भी सब क्लॉज आता है। सब जितनी बार सब करना है, सब करते रहो तो आपकी तरह सब कराते रहो। तो जो भी है इस तरह से ब्रेकडाउन होता है। तो अभी आपने जो यहां पर बेयर एक्ट देखा, ठीक है, जो आपने अभी बेयर एक्ट देखा, ये ऑफिशियल गैजेट है, 29 को अगस्त 2013 को पास होके आया और ये लॉ फिर हमारे सामने आ गया, ठीक है। एक्ट के अंदर चैप्टर्स, उसके अंदर देयर आर 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो हाउ टू आइडेंटिफाई क्लॉज, सब क्लॉज, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम एंड व्हाट इज अ ट्रिक, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैं YouTube पे एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक कंसेप्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं सब क्लॉजेस और उसके बारे में चर्चा करूंगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो YouTube पे जरूर आप उसको देखिएगा। हमारे पेड क्लास में भी हम कवर करेंगे, बट YouTube पे अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो उसके लिए ये सही रहेगा कि ये भी चीज आने वाली है। तो इस तरह से चीजें हो रही है, ठीक है। इसके अलावा सर ये एक्ट हमेशा याद रखना, जो पहला सेक्शन होता है, अब आप ध्यान से देखना, ये नीचे अब मैं टेक्स्ट में जाता हूं, ये तो इंडेक्स पे खेल रहे हैं हम लोग, तब से हम इंडेक्स पे बात कर रहे हैं, है ना। अब हम जाते हैं थोड़ा नीचे, अब रियल टेक्स्ट, यहां से देखो रियल टेक्स्ट चालू होता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल मतलब नेम ऑफ द एक्ट, ये है उस साल का कौन सा एक्ट नंबर था, तो बोले 2013 का ये 18वां एक्ट नंबर था। डेट ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट या डेट ऑफ पब्लिकेशन वो भी यहां पर बताया रहेगा। और ये रहता है जो पहला लाइन रहता है ना यहां पे, ये पहला लाइन, ये इसको बोला जाता है प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब this preamble means what is the scope of this act, why was this act made, what was the purpose that this act is fulfilling। तो हम बोलते हैं this is an act to consolidate and amend the law relating to companies। ये सारे लाइन ध्यान से सुनना, अभी आपके टेक्स्ट में आने वाला है। बोलते हैं ये रीजन है हमने कंपनीज एक्ट क्यों बनाया, ताकि कंपनीज के रिलेटेड जितना भी मैटर है वो हम एक जगह पे लिखे और एक जगह से उसको मॉनिटर करें। तो कंपनीज के बारे में भारत में अगर आपके कोई भी शक, सवाल और दिमाग में कुछ है, ये एक्ट खोलो, इसको पढ़ो, आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। इसके अंदर रूल्स दिए, वो रूल्स पढ़ो, नोटिफिकेशन सर्कुलर से पढ़ो और आपको सारे जवाब मिलेंगे। कंपनी के रिलेटेड आपको किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। ये रीजन था कंपनीज एक्ट बनाने का, ठीक है। तो उन्होंने कंपनीज एक्ट बनाया। देखो कैसे यहां पर सेक्शन नंबर 1 से इन्होंने स्टार्ट किया। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 1? ये बोलता है कि शॉर्ट टाइटल क्या है, तो बोले हम इसको कंपनीज एक्ट बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं हम लोग? दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। तो कुछ लोग आप कंपनीज एक्ट बोलते हैं, ये उसका शॉर्ट टाइटल है। और अगर आपको पूरा नाम लेना है, जैसे आदर्श है ना, को कुछ लोग एजे सर बोल देते हैं, आदर्श सर को एजे सर, शॉर्ट टाइटल। सबको समझ में आ जाएगा, एजे सर तो एक ही है इंडिया में, एजे सर एक ही है। लॉन्ग टाइटल सीए आदर्श जोशी सर, शॉर्ट टाइटल एजे सर, आप समझे ना। तो कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट टाइटल दिया होता है, कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट टाइटल है। आपको जब भी यूज करना है आप इसको कंपनीज एक्ट बोलो तो हमको समझ जाएगा आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। नाउ इसमें सब सेक्शन 1 आया है, देखो ये आया सब सेक्शन 1, है ना, ये आ गया सेक्शन 1, ये है सब सेक्शन 1, करेक्ट। अब वैसे ही यहां पर आया सब सेक्शन 2, देख रहे हो कैसे ब्रेक कर रहा है, सब सेक्शन 2।
और हमेशा सब सेक्शंस ब्रैकेट में लिखेंगे, सेक्शन नंबर नहीं। तो अभी मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आने वाला हूं, मैं आपको डेट भी बता के रख देता हूं। एक वीडियो अपलोड होने वाला है, आप लोग प्लीज एक डेट लिख लीजिए। डेट लिखिए 28 ऑफ मई, आज से 4 दिन बाद, आज से मतलब जो ये लाइव हो रहा है तब से, आप लोग बाद में कभी भी देख रहे हो। 28 तारीख को शिक्षाधार सीए यूट्यूब चैनल पे एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, 10-15 मिनट का वीडियो, सबको देखना है, मैंडेटरी, आप फाउंडेशन इंटर कोई भी बच्चे हो। और वहां पे आपको इसको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा मैं, सेक्शन सब सेक्शन, उसका डिफरेंस, उसका एड्रेस सब हम वहां पे सीखेंगे और होमवर्क भी देंगे, ठीक है। लॉ बोलता है कि ये जो एक्ट है ये पूरे भारत पे लगेगा। क्या बोल रहा है? दिस एक्ट विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, एंटायर इंडिया, पूरे देश पे। हमारे इंडिया बोले तो क्या, अगर आपको जानना है इंडिया मतलब क्या, तो हमारे देश का संविधान पढ़ो। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इंडिया मतलब क्या, तो हमारे लैंड बॉर्डर्स, सी लाइन, सी बॉर्डर सब बताता है हमको। तो जो इंडिया का जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ो, उस पूरे इंडिया पे कंपनीज एक्ट लगता है। जम्मू एंड कश्मीर हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, कहीं पे भी आप किधर भी बैठ के अगर कंपनी बना रहे हो, कंपनीज एक्ट 2013 आप पे लगेगा। दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, बोल रहा है कि ये सेक्शन तो इमीडिएट आ रहा है, लेकिन बचे हुए सेक्शंस हम धीरे 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 करके एप्लीकेबल करेंगे। अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये जो सब सेक्शन 3 बोल रहा है, आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सारे सेक्शंस इन्होंने इफेक्ट में ला लिया। आप नीचे देख सकते हो, कुछ 12 सितंबर 2013 को इतने सारे सेक्शंस इन्होंने लाए, 1 अप्रैल 2014 को ये सारे सेक्शंस लाए, ठीक है ना, जून 2014, 2016, है ना, 2018, 19, 20, 22, दो आखिरी जो सेक्शन लाया था वो 30 अक्टूबर 2023 को लाया था, वो भी नोटिफिकेशन था कुछ, है ना। तो सब बेसिकली उन्होंने एप्लीकेबल कर दी आज के डेट में। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद थोड़ा सा और चेंजेस हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर पे भी कंपनीज एक्ट लगने लग गया था। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब लगने लग गया। तो पहले क्या था ना, मेजॉरिटी ऑफ द लॉज ऐसे ही लिखते थे, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। पहले ऐसा लिखा होता था। जम्मू एंड कश्मीर जो आर्टिकल 378 है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, उसके बाद सारे हमारे देश के एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगने लग गए। जस्ट लाइक वो इंडिया में लगते हैं वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगेंगे। सो बेसिकली हमने जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का ये जो डिफरेंस था वो हटा दिया, और इंडिया एंड जम्मू कश्मीर आज एक है। पहले भी एक था, बट पहले कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर मैं ज्यादा पॉलिटिकल या किसी नेता का नाम लेके बोल दूं, तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में करना नहीं चाहता, मेरा काम पढ़ाना है। मैं आपको सही और गलत कैसे डिफरेंशिएट करें ये सिखा सकता हूं। मेरा काम ये बोलना नहीं है कि ये सही और ये गलत है, वो आपका काम है डिसाइड करना कि कौन सही है कौन गलत है। बट आज जो चीजें हो रही है उसमें जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर ऑल द लॉज, जो एक दिल्ली में बैठा है एक समीर नाम का आदमी जिसको जो सारे लॉ लगते हैं, वो सेम लॉ जम्मू एंड कश्मीर में इरफान नाम का जो बंदा बैठा है उस पर भी लगते हैं। तो आज कोई डिफरेंस नहीं है एज फार एज लॉ इज कंसर्न, ठीक है। एंड फिर सवाल आता है कि सर ये किस किस पे लगता है कंपनीज एक्ट। सर आप यहां से क्यों पढ़ा रहे हो, नोट्स बुक में से क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो सर ये हम पूरा जो रीडिंग का पार्ट है कल करने वाले हैं, तो ये कल का हमारा टारगेट है कि ये किस किस पे अप्लाई होता है, और फिर हम आगे इसमें और जाने वाले और डिस्कशन हम करने वाले। तो आप लोगों से एक निवेदन है ना, एक छोटा सा निवेदन है कि आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, मजा आया हो, लॉजिक समझे हो और रियल वर्ल्ड नॉलेज मिला हो, तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बिकॉज सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रेगुलर क्लासेस हमारे अभी चल रहे हैं, लॉ के और भी सब्जेक्ट्स के अभी आने वाले हैं।
तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। चलो, तो कल के सेशन में हम और डिटेल में जाएंगे कि किस पे अप्लाई होता है। कल हम एक्चुअली ये जो रीडिंग का काम है ना, ये कल हम करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है, रीडिंग करना है, ये हम कल करने वाले हैं कि इसमें पता चले आपको कि क्या कि जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसी को यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हुआ है। सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग व्हाट इज अ कंपनी, ठीक है। चलिए, अब आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। एंड डोंट वरी, सेक्शन सब सेक्शंस का डिफरेंस बहुत जल्दी आप लोग के लिए मैं लेके आ रहा हूं। Thank you so much for joining in today. Lots of love. God bless you all. See you in the next one. Signing off, Syada Joshi. Thank you. Bye. Jai Hind. Jai Bharat.